बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो बेटे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 27 जो बनता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो इसके अंदर उत्तर नई चीज़ कोई नहीं है, इसमें मोस्टली वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ी हुई हैं। तो ये हैं इसके कंटेंट्स। फर्स्ट इसके अंदर टॉपिक बनता है एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए कोई ना कोई चीज़ खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये खाना वो केमिकल एनर्जी है जिससे हमारी बॉडी के सभी रिएक्शंस चलते हैं और इससे ही एनिमल्स की ग्रोथ, मेंटेनेंस और बाकी की सभी एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो फूड के अंदर मौजूद वो वाले कंपोनेंट्स जिनको कंज्यूम करके कोई भी एनिमल उसका साइज़ ग्रो करता है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो अपने सारे काम निपटाता है। इस तरह के केमिकल्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, यानी कि वो चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो एक एनिमल को कितने न्यूट्रिशन चाहिए इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो एनिमल, एक तो उसका लाइफस्टाइल कैसा है और दूसरा टोटल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स के अंदर से अपनी बॉडी में क्या वो कुछ न्यूट्रिएंट्स खुद से प्रिपेयर कर सकता है या नहीं, या फिर उसको सारे एक्सटर्नल सोर्सेज से यानी कि बाहर से ही लेने पड़ते हैं। तो मोस्टली जो लिविंग थिंग्स है इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी कि प्लांट्स, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, सियानो बैक्टीरिया। ये अपनी फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोसेस है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। तो दूसरा जो जानदारों का मेजर ग्रुप है वो है हेट्रोट्रॉफ यानी कि एनिमल्स। तो इसके अंदर एनिमल्स के साथ फंगस वगैरह भी आता है, लेकिन फंगस ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी नहीं किया जाता, हमारा काम सिर्फ एनिमल्स के साथ ही है। तो ये वो वाले एनिमल्स हैं जो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते और इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से प्रिपेयर्ड फॉर्म में लेते हैं और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाते हैं। तो इस तरह की कैटेगरी में जो जानदार आते हैं उनको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। इसके अंदर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो कि ख़ुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, या फिर वो पैरासिटिक होते हैं, या फिर सेप्रोट्रॉफिक होते हैं यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। इसी तरह से फंगस है, जानदारों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है किंगडम फंजाई, और इसके अंदर भी जितने मेंबर्स हैं जिसमें मशरूम्स वगैरह आते हैं, ये भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। फिर आते हैं एनिमल्स जो कि डिफरेंट तरह के फूड सोर्सेस यानी कि इनके अंदर लाइफस्टाइल के हिसाब से कई तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, यानी कि ये खुद से अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब इसके अंदर कुछ मेजर कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आते हैं हर्बीवोरस एनिमल जिनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। हर्बीवोर इसका नाउन है, हर्बीवोरस इसका एडजेक्टिव है, दो लहदा वर्ड्स हैं। इसके अंदर एग्जांपल दी गई है, एक तो रैबिट यानी कि खरगोश की, और दूसरे हैं कैटल यानी कि जो माल मवेशी होते हैं, गाय, भैंसें, बकरियां और ये भेड़ें, छतरे वगैरह। इस तरह के जो जानवर होते हैं इनको कैटल कहा जाता है, और ये ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट मटेरियल या प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि पौधे खाते हैं, उनके पत्ते खाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। तो लैटिन वर्ड हर्बा का मतलब होता है प्लांट, वो रेयर का मतलब होता है खाना, यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स। दूसरा ग्रुप आता है कार्निवोर्स का, इनको कार्निवोरस एनिमल्स भी कहा जाता है। लैटिन वर्ड कैरो का मतलब होता है फ्लैश यानी कि गोश्त, और वो रेयर का मतलब खाना यानी कि गोश्त खाने वाले जानवर। इसके अंदर आते हैं हॉक्स यानी कि ये जो उकाब वगैरह होते हैं, स्पाइडर्स आते हैं, शेर चीते वगैरह आते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। तो गोश्त ये किसी दूसरे जानवर को मार के उसको खाते हैं। तीसरा मेजर ग्रुप आता है ओमनीवोर्स का। लैटिन वर्ड
ओमनियस का मतलब होता है ऑल, यानी कि ये हर चीज़ खा जाते हैं। इसके अंदर प्लांट मटेरियल, एनिमल मटेरियल, सारा कुछ आ जाता है। तो इस ग्रुप के अंदर आते हैं इंसान आते हैं सारे, इसमें बियर्स आते हैं, रैकून्स आते हैं। रैकून होता है एक कैट के साइज़ का एनिमल होता है, और जिस तरह अपने कैट सवारा फिरती हैं, कूड़े वगैरह की टोकरियाँ उल्टाती हो, इस तरह से ये होता है। लेकिन ये यूएसए वाली साइड पे होता है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये नहीं होता। इसके ऊपर काली और सफ़ेद लाइनें होती हैं। और उसके बाद आते हैं पिग्स। तो पिग या स्वाइन, जिसको सूअर कहा जाता है, ये दुनिया की हर चीज़ ही तकरीबन खा लेते हैं। और इतने मतलब कि ख़बीस कैटेगरी के एनिमल हैं कि अगर इनको मौका मिले तो ये इंसान का या किसी दूसरे जानवर का ज़िंदा बच्चा उठा के उसको भी खा जाते हैं। डेड बॉडीज़ पे भी फीड करते हैं, मतलब कि इनको कोई इंसान मिल जाए उसको घेर के मार के खा जाते हैं, मरा हुआ मिल जाए मरे हुए को भी खा जाते हैं। और एनिमल्स के अंदर ना, एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल के दो इस तरह के ग्रुप्स हैं कि अगर इनको कोई डेड बॉडी मिले तो ये A to Z वो सारे की सारा खा जाते हैं। मतलब उसके बाल भी खा जाते हैं, उसके दांत भी खा जाते हैं और हड्डियाँ भी खा जाते हैं। इसके अंदर एक आते हैं लॉबस्टर, जो समंदर में पाए जाते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं। और दूसरे खुश्की पे रहने वाले एनिमल्स के अंदर हैं पिग्स, यानी कि अगर इनको किसी एनिमल की डेड बॉडी मिलती तो उसके दांत वगैरह भी खा जाते हैं और उसके बाल भी खा जाते हैं। फिर आते हैं इंसेक्टिवोरस, वो जो कि इंसेक्ट्स को यानी कि कीड़े मकोड़े खा के उनके ऊपर फीड करते हैं। इसके अंदर आता है ग्रुप जिसको कहते हैं मैमल्स का ऑर्डर कायरोप्टेरा, यानी कि एक ही मैमल का ऑर्डर है जो उसके मेंबर मतलब कुदरती तौर पे उड़ सकते हैं। इसके अंदर आते हैं बैट्स, यानी कि हर तरह की चमगादड़ें। तो चमगादड़ों की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, हज़ारों में, और इनके अंदर से कुछ हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मतलब कि वो सिर्फ़ इंसेक्ट्स को ही खाते हैं और किसी चीज़ को नहीं खाते। रात के टाइम निकलते हैं और ये जो घास के टिड्डे वगैरह और इस तरह के जानवर या जो लाइट पे कीड़े मकोड़े आए होते हैं, ये इनको पकड़ के खाते हैं। मतलब हवा में उड़ते हुए जानवर को हवा में से ही कैच कर लेते हैं, किसी पौधे पे बैठा हो तो उसको कैच करके खा लेते हैं। बाकी के जो चमगादड़ें वगैरह होती हैं, इसमें चमगादड़ की एक बड़ी वाली टाइप आती है, उसको कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स। बेसिकली वो फॉक्स नहीं है, लोमड़ी नहीं है, चमगादड़ ही होती है, लेकिन उसका साइज़ एक लोमड़ी जितना होता है। यानी कि लोमड़ी को समझें 2 विंग्स लगे हुए हैं, 4-5 फुट चौड़े उसके पार होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसका वेट होता है। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो ये माइग्रेट करके पाकिस्तान में आते हैं और दरख्तों पे लटके रहते हैं। ये दिन टाइम भी उड़ रहे होते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। तो ये अपने कॉलेज में भी आते हैं, उसके अलावा जो नहर पे दरख्त लगे हैं और कब्रिस्तान के अंदर ही आते हैं। तो ये फ्लाइंग फॉक्स जो होते हैं ये होते हैं फ्रूगीवोर्स, FRUGIVORES। फ्रूगीवोर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स खा के अपना गुजारा करते हैं। तो दरख्तों पे जो फ्रूट्स लगे होते हैं, मतलब यहाँ पे जिस तरह से मैंगो का सीज़न है, मैंगो लगे होते हैं, और इस तरह से अमरूद और दूसरे सारे फ्रूट्स, मतलब कि इनको खा के गुजारा करते हैं। सर्दियों में चूँकि आते हैं, सर्दियों के फ्रूट्स के अंदर अमरूद आते हैं और ये किन्नू माल्टे आते हैं, तो उनका काफ़ी कबाड़ा करते हैं। और जिनको देखने वाले लोग ये समझते हैं कि इनको तोते खा के गए, तोते नहीं खा कर जाते, वो उनको चमगादड़ें बड़ी वाली वो खा के जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेक्शन का रिव्यू है, यानी कि जो कुछ हमने पढ़ा उसकी समरी। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक फेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हेट्रोट्रॉफ, यानी कि जो चीज़ हेट्रोट्रॉफिक एनिमल खाएंगे वो चीज़ उनकी बॉडी में जाकर उसका आगे बनेगा क्या। उसके लर्निंग आउटकम्स के अंदर हमने कैलोरीज़ के बारे में पढ़ना है कि कैलोरीज़ क्या होती हैं, और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो बायोसिंथेटिक एबिलिटीज़ एनिमल्स की, इनकी बात की जाए कि कौन सी चीज़ वो कंज्यूम कर सकता है, किस चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकता है और कौन सी चीज़ खुद से बना सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एनिमल का लाइफस्टाइल क्या है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदलता जाता है, उसकी डाइट की रिक्वायरमेंट्स और जो उसकी चीज़ों को मेटाबोलाइज करने की एबिलिटी है वो भी टाइम के साथ साथ बदलती जाती है। इसकी एक एग्जांपल आप ये समझें कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध ही पीते हैं, वो कोई सॉलिड चीज़ नहीं खाते।
लेकिन जिस तरह से बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिस तरह से आप लोग हैं, तो आपकी एज में बहुत सारे लोग इस तरह से हैं कि जब उनको दूध के 2 गिलास या 3 गिलास इकट्ठे पीने को दिए जाए तो उनका पेट ख़राब हो जाता है। मतलब ये कि उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि ज़िंदगी में एक स्टेज थी जब वो सिर्फ दूध पीते थे और उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट भी करते थे। अब लाइफस्टाइल बदल गया तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बदल गई और इंटरनल मेटाबॉलिक पाथवे भी बदल गए। तो दूध ना डाइजेस्ट होने के पीछे वो रीज़न वही है, वो जो लैक ऑफ पेरोन जीन होती है वो ठीक से ऑपरेट नहीं करती, और जो इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज को प्रेफर करते हैं बनिस्बत के जो मिल्क शुगर है लैक्टोज के, उसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना आसान है, इसलिए वो लैक्टोज को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन यानी कि पेट ख़राब होता है। ठीक है, तो उसके बाद लाइफस्टाइल की बेस पे ही कोई एनिमल्स के अंदर चूँकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट का फ़र्क होता है, इसलिए एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर एनिमल्स के अंदर ये एबिलिटीज़ भी आई कि ये बहुत सारी चीज़ें जो कि इनके लिए ज़रूरी हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, बस इनको रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। तो जिन चीज़ों को एनिमल खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं इसके अंदर आते हैं अमाइनो एसिड्स काफ़ी सारे, और उसके अलावा जो मेन चीज़ है विटामिन डी, जो आपको पता है कि धूप में बैठने से हमारी बॉडी के अंदर वैसे ही बन जाता है। तो वो न्यूट्रिएंट जो कि एक हेटरोट्रॉफिक एनिमल खाता है, इसको 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो ये वाले न्यूट्रिएंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। इसके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। इन तीनों को मैक्रो मालिक्यूल भी कहा जाता है। एक चौथे मैक्रो मालिक्यूल होते हैं इसके साथ, जिनको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। हम अगर कोई चीज़ खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गोश्त खाते हैं या प्लांट मटेरियल को फ्रूट या वेजिटेबल खाते हैं, तो ये सारे के सारे सेल से मिलके बनते हैं। गोश्त का एक पीस यानी कि एक बोटी आपने जो खाई उसके अंदर लाखों की तादाद में, बल्कि उससे भी ज़्यादा सेल्स होते हैं जो कि आपने सारे के सारे खा लिए। हर सेल के अंदर उसके पूरे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की शक्ल के अंदर होते हैं। सेल के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें सेल का डीएनए भी होगा और इसके अलावा सेल में उसका आरएनए भी होगा। नॉर्मली ये किया जाता है कि एनिमल्स जब कोई चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर से सबसे पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना आसान है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ किया जा सकता है, इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जो प्रोटीन्स होते हैं डाइट के अंदर, उसको हमारी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए यूज़ नहीं करती। प्रोटीन को वैसे ही साइड पे कर दिया जाता है और इसको कहा जाता है कंपनसेटरी इफ़ेक्ट। उन प्रोटीन को सिंपली डिसअसेंबल किया जाता है, यानी कि उसके अमाइनो एसिड अलग-अलग किए जाते हैं और उनकी ही तरतीब बदल के उनको दोबारा से जोड़ के हमारी अपनी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो बना लिए जाते हैं। हमारी बॉडी प्रोटीन्स को सिर्फ इस सूरत के अंदर मेटाबोलाइज करती है जब डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो, यानी कि आपने गोश्त की पूरी प्लेट भर के खा ली। तो इस तरह होता है या तो ईद के मौके के ऊपर या किसी की शादी में, नॉर्मली नहीं होता। इसलिए बॉडी को अगर प्रोटीन डाइट के अंदर मिलता है तो वो उसको एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करने की बजाय बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ के अंदर इस्तेमाल कर लेती है। एक इसमें मसला और भी है कि प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से मिलके, यानी कि एक प्रोटीन के मालिक्यूल में सैकड़ों से लेके हज़ारों तक अमाइनो एसिड हो सकते हैं। हर अमाइनो एसिड को जब ब्रेक डाउन किया जाएगा तो उससे एक अमाइनो ग्रुप अलहदा होगा। तो वो अमाइनो ग्रुप प्राइमरी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको अमोनिया की फॉर्म में बॉडी में बनता है, और फिर उसके बाद हमारा जो लिवर होता है उसको यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसको कन्वर्ट करने में हमारी पल्ले से बहुत सारी एनर्जी लगती है, उसके बाद इसको बॉडी से एलिमिनेट करने में किडनीज़ का अच्छा खासा ज़ोर लगता है और एनर्जी फिर खर्च होती है। इसलिए प्रोटीन्स को नॉर्मली नहीं छड़ा जाता। चौथी जो चीज़ आती है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए और आरएनए। उसके साथ भी बिल्कुल यही है कि उसके अंदर भी वो नाइट्रोजनस बेसेस हैं और उनके अंदर से जब उनको ब्रेक डाउन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो बनते हैं, यानी कि उतनी डीएनए को तोड़ के एनर्जी नहीं मिलती जितना नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, और उसको फिर अपने खुद से एनर्जी लगा के, पल्ले से एनर्जी लगा के उसको बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ता है। यही वजह है कि अगर डीएनए और आरएनए हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट है, जो कि होता है,
हमारा कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे इनको नहीं छेड़ता, इनको एज इट बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि उतनी इसने एनर्जी देनी नहीं है जितनी इसको रिमूव करने पे हमारी लग जाती है, इसलिए इसको नहीं छेड़ा जाता। इसलिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं मेजर वो तीन ही हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। एक और चीज़ याद रखिएगा, आपकी बुक पर लिखी तो नहीं है, अगली क्लासों में कहीं आप जाके पढ़ेंगे न्यूट्रिशन या फूड साइंसेस के अंदर, ये जो पानी होता है वाटर H2O, वाटर को भी न्यूट्रिएंट कंसिडर किया जाता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट कंसिडर किया जाता है। वजह यह है कि वाटर से हमें एनर्जी तो कोई नहीं मिलती, सादा पानी है, इसमें कोई कैलोरीज वगैरह नहीं होती जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सब को मेटाबोलाइज करने के लिए पानी एसेंशियल है। अगर इसके साथ पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको कोई ये चीज़ हज़म नहीं होगी और आपको इससे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए वाटर को भी न्यूट्रिएंट कंसिडर किया जाता है, हालांकि वाटर हमें कोई एनर्जी नहीं देता। ठीक हो गया। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर आती है कि जो अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, जिससे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं, विस्की, रम और वोडका वगैरह। तो अल्कोहल जब बॉडी के अंदर जाता है बज़ाते ख़ुद ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अब ये बॉडी के अंदर आता है तो हमारा लिवर इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए पाथवे चलाता है। तो उन रिएक्शंस के बाद अल्कोहल को जब रिमूव किया जाता है, बिल्कुल वही वाला प्रोसेस होता है जिस तरह से लैक्टिक एसिड रिमूव किया जाता है मसल से, जो एक्सरसाइज के बाद बनता है। तो अल्कोहल को रिमूव करने के लिए इसको तोड़ा जाता है ताकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाए। इसके बॉन्ड तोड़ने के दौरान कुछ एनर्जी हमें मिलती है। अब इस तरह की जो एनर्जी होती है जो किसी मेजर न्यूट्रिएंट से नहीं आ रही, क्योंकि अल्कोहल ना तो कार्बोहाइड्रेट है, ना लिपिड है, ना प्रोटीन और ना ये वाटर है, लेकिन फिर भी इससे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। तो इस तरह की चीज़ जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर तो नहीं आती लेकिन कुछ एनर्जी हमें प्रोवाइड कर देती है, इसको कहते हैं हॉलो न्यूट्रिएंट, हॉलो खाली वाला, HOLLOW। और इससे जो एनर्जी बनती है थोड़ी सी, उसको कहते हैं हॉलो एनर्जी, क्योंकि ये किसी मेजर न्यूट्रिएंट से नहीं बनी, ये एक ऐसे केमिकल कंपाउंड से बनी है जो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट नहीं है। खैर वापस आए हैं टॉपिक पे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, लेकिन ये ज़िंदा रहने के लिए लाजमी है। हमें बहुत माइनर क्वांटिटी के अंदर, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं होते तो बॉडी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पाथवेज़ और रिएक्शंस, इवन के बॉडी की ग्रोथ भी रुक सकती है। इसके अंदर आते हैं ऑर्गेनिक वाइटामिन्स और इनऑर्गेनिक मिनरल्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट ये दोनों मिलके किसी भी एनिमल की जो डाइटरी रिक्वायरमेंट, यानी उसको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो बनते हैं। तो वाटर का एंड पे जिक्र है कि वाटर लाजमी है और वाटर को भी न्यूट्रिएंट ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कैलोरीज और एनर्जी। तो किसी भी फूड कंपाउंड के अंदर से हमें जो कितनी एनर्जी मिलेगी उसको मेजर किया जाता है कैलोरीज के अंदर। अब कैलोरी दो तरह का होता है, दो यूनिट है, मतलब एक छोटे वाला यूनिट उसको कैलोरी कहते हैं जो स्मॉल c से लिखा जाता है। लैटिन वर्ड कैलर का मतलब होता है हीट, तो कैलोरी बेसिकली हीट का यूनिट है। तो छोटे c वाला कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट का वो अमाउंट है जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा कर दे। यानी कि आपके पास 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको जब 1 कैलोरी हीट प्रोवाइड की जाए तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री ऊपर चला जाए, यानी कि 25 हो जाए। तो कैलोरी को हमेशा स्मॉल c से लिखा जाता है, और ये स्मॉल c वाला कैलोरी जो है लाइन के शुरू में आए, दरमियान में, एंड पे आए। इस पे इंग्लिश वाले रूल अप्लाई नहीं होते, क्योंकि यूनिट का नाम इसको हमेशा छोटे c से ही लिखा जाता है, और इसको ग्राम कैलोरी भी कहते हैं। दूसरा जो यूनिट होता है उसको किलो कैलोरी कहते हैं, या उसको बड़े c से लिखते हैं। तो किलो का मतलब होता है 1000। तो ये वाला जो यूनिट है ये 1000 छोटी वाली कैलोरीज़ के बराबर होता है। तो नॉर्मली जो कैलोरी लिखा जाता है कि सेब के अंदर इतनी कैलोरीज़ होती हैं, और दूध के गिलास में इतनी होती हैं, अंडे में इतनी ज़्यादा होती हैं सॉरी। तो वो बेटे ये बड़े c वाली कैलोरीज़ यानी कि किलो कैलोरीज़ के बारे में ही लिखा होता है।
वजह इसकी ये है कि ये चूँकि ज़्यादा बड़ा यूनिट है, इसलिए हिसाब किताब करने में और जो अगर कुछ ज़्यादा वहमी है उसने हिसाब लगाना है कि मैं जो चीज़ खाई है इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, तो वो आसानी से इसका हिसाब किताब कर सकता है। यहाँ पे एग्जांपल भी इसकी दी गई है कि अगर किसी फूड का इश्तिहार है, को बर्गर वगैरह फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। अगर उस पर लिखा हुआ है कि इसमें 500 कैलोरीज़ हैं, तो उसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि इसके अंदर 500 किलो कैलोरीज़ यानी कि बड़े सी वाली कैलोरीज़ हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि इसमें 5 लाख मतलब कि हज़ार से ज़रब दे दें कि उसको 5000 छोटी वाली कैलोरीज़ या 500 बड़े सी वाली कैलोरीज़ या 500 किलो कैलोरीज़। तो अभी अवाम की साइकी से खेलने वाली बात, अगर बर्गर के ऊपर लिखा हो कि इसके अंदर 5000 छोटे सी वाली कैलोरीज़ है, तो अगला बंदा देख के परेशान हो जाएगा, कहेगा मैं खाना ही नहीं। लेकिन अगर उसके ऊपर लिखा हो कि इस पर 500 कैलोरीज़ है, तब वो कहता है कि 500 की खैर है, ये खा लेते हैं। तो कैलोरी और छोटे सी बड़े सी वाले का फ़र्क याद रखना है। वैसे आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन वैसे किसी जगह पे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, लॉन्ग आएंगे, इसलिए ये तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में काम आ जाएगा। तो बड़े सी वाली कैलोरी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी नहीं है, वैसे आप लोगों ने शायद पढ़ी भी हो पिछली क्लासेस के अंदर। ये हीट का वो अमाउंट होता है जो 1 किलोग्राम पानी, मतलब कि 1 ग्राम को 1000 से ज़रब दे दे, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अप करते। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ गया है। तो जितने भी हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स हैं सबको एक ही तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो इन सभी एनिमल्स के पास एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को तोड़ देते हैं और इसके जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं। रूल का आपको पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो उसको एनर्जी खुद से देनी पड़ती है। जब बॉन्ड टूटता है उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। बेसिकली एंजाइम बॉन्ड तोड़ने का काम करता है और उससे जो एनर्जी निकलती है उससे एनिमल्स की बॉडी के रिएक्शन चलते हैं। इसके अलावा ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन्स, इनको ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि सेल और सेल के कंपोनेंट इसी से मिलके बनते हैं।